नमस्कार। राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। देश में ऐसे दर्जनों छोटे शहर हैं जहां जमाने से लोग हवाई सेवा की आस लगाए बैठे हैं। कहीं सेवा खस्ताहाल है तो कहीं आज तक हवाई पट्टी पर जहाज ही नहीं उतरा। जर्जर हो चुकी हवाई पट्टी के साथ कई शहरों में तो लोगों की उम्मीद भी बैठ गई हैं। लेकिन अब नई विमानन नीति में छोटे शहरों में हवाई सेवा दुरुस्त करने की बात कही गई है, तो फिर से उम्मीद जग गई है एक बेहतर कनेक्टिविटी की। नई नीति के तहत 1 घंटे तक की दूरी के लिए अधिकतम 2,500 रुपये ही किराया होगा। नई नीति में इस तरह के कई नियम बनाए गए हैं जिससे यात्रियों को सहूलियतें होंगी। विशेष में आज हम इसी मसले पर बात करेंगे और बताएंगे भारत में एविएशन का बाजार, साथ ही एविएशन की चुनौतियां और पुरानी सरकारी कोशिशों पर भी बात होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष नई उड़ान। नई विमानन नीति के लागू होने के बाद लोग 2,500 रुपए में 1 घंटे का हवाई सफर तय कर सकेंगे। कैबिनेट से नई नीति को मंजूरी मिल गई है। इसमें छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए सभी घरेलू उड़ानों पर शुल्क लगाने और इस राशि से एक फंड बनाने का प्रावधान भी किया गया है। लंबे इंतजार के बाद आई नई उड्डयन नीति में छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने का लक्ष्य है। इसमें हवाई सेवा को सस्ता और सुविधाजनक बनाने पर जोर है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2022 तक भारतीय उड्डयन उद्योग दुनिया में तीसरे नंबर पर आ जाए। नई नीति में अगले 5 साल में 30 करोड़ हवाई यात्रियों को सेवा देने लायक बुनियादी ढांचा तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। नई नीति को सितंबर तक लागू किए जाने की संभावना है। The commitment in the BJP manifesto of making regional connectivity a reality. So we kept it as a centerpiece and the whole policy has been worked around it. नई नीति में यात्रियों को कई फायदे मिलेंगे। 1 घंटे की उड़ान के लिए 2,500 रुपए का अधिकतम किराया तय किया गया है, जबकि 30 मिनट के लिए 1,200 रुपए देने होंगे। नई नीति में बड़ी राहत कैंसिलेशन को लेकर भी मिली है। अगर आप टिकट कैंसिल कराते हैं तो कंपनियां आपसे 200 रुपए से ज्यादा नहीं वसूल सकेंगी। वहीं डोमेस्टिक टिकट कैंसिल कराने पर 15 दिन के अंदर यात्रियों को रिफंड मिलेगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय टिकट कैंसिलेशन पर 30 दिन के भीतर रिफंड का प्रावधान है। ओवर बुकिंग होने पर अगर यात्री को सवार नहीं होने दिया गया तो मुआवजा राशि बढ़कर आपको 20,000 रुपए मिलेगी। उड़ान के वक्त 24 घंटे के अंदर अगर फ्लाइट कैंसिल हुई तो मुआवजे की राशि 10,000 रुपए तक होगी। 15 किलो सामान के बाद 5 किलो तक के लिए 100 रुपए प्रति किलो से ज्यादा का चार्ज नहीं लगेगा। नई नीति में विमानन कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी बहुत कुछ है। नई नीति के लागू होने के बाद विमानन कंपनियों को सीधे विदेशी उड़ान भरने की अनुमति होगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 5 साल के अनुभव का नियम खत्म कर दिया गया है। रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बंद पड़ी हवाई पट्टी को 100 करोड़ रुपए तक खर्च करके फिर से शुरू किया जाएगा। इन इलाकों में हवाई सेवा शुरू करने पर 1 साल तक कम सेवा कर लगेगा। वहीं एयरपोर्ट रॉयल्टी और अतिरिक्त शुल्कों में 5 साल तक छूट मिलेगी। रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक फंड बनेगा और इसके लिए सभी घरेलू उड़ानों पर शुल्क लगेगा। 1 घंटे की टिकटिंग की 2,500 है। अगर फ्लाइंग टाइम आधा घंटे है तो ये 1,250 रुपए होगा। किसी भी कीमत पर वर्तमान व्यवस्था में 1 घंटे के फ्लाइंग टाइम में 2,500 से 2,600 रुपए नहीं होगा, और जिसमें एक कनेक्टिंग रूट जहां पर ये जाएगा वह टायर 2 सिटी होना जरूरी है। नई नीति उपभोक्ताओं के लिए और भी सहूलियतें लेकर आई है। अगर कोई भी एयरलाइंस कंपनी अपनी उड़ान अचानक रद्द कर देती है तो यात्रियों को 400% तक जुर्माना देना होगा। यही नहीं, ओवर बुकिंग होने पर अगर यात्री को सवार होने से रोक दिया गया तो यात्री को 20,000 रुपए का मुआवजा देना होगा। यात्री संख्या के लिहाज से भारत विमानन बाजार का 9वां बड़ा बाजार है। नई नीति में इसे पहले 3 की श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा गया है। नीति में कार्गो, रखरखाव, चार्टर सेवा और विनिर्माण को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। देश में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या पिछले 20 महीने से लगातार बढ़ रही है। अप्रैल में इसमें 21.8% की बढ़ोतरी हुई।
नई उड्डयन नीति का मसौदा पिछले साल अक्टूबर में जारी हुआ था। विशाल दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नई विमानन नीति यात्रियों के लिए काफी मुफीद साबित हो सकती है। इसमें हवाई यात्रियों के हितों का ज्यादा ख्याल रखा गया है। इसका मकसद घरेलू उड़ानों को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत छोटे शहरों के लिए विमानन सुविधाएं और पूर्वोत्तर के लिए बेहतर कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया गया है और इससे विमानन इंडस्ट्री को मजबूती मिलने की उम्मीद है। बहुत दिन नहीं हुए जब लोग हवाई जहाज से जीवन में एक बार सफर करने की सोचते थे और यात्रा के किस्से दूसरों को सुनाते थे। लेकिन बदलती वैश्विक परिस्थितियों की वजह से आसमान में उड़ना अब शौक से ज्यादा लोगों की जरूरत बन गया है। विकास ने जैसे जैसे रफ्तार पकड़ी, लोगों को समय की किल्लत होती चली गई। दूसरी ओर बढ़ती आबादी ने जमीनी यातायात पर बहुत दबाव बना दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस विमानन नीति पर मुहर लगाई, उसके यही दो मकसद नजर आते हैं। पहला, घरेलू विमान यात्रा का दायरा बढ़ाना, दूसरा उसे सस्ता और सुगम बनाना। इनिशिएटिव बहुत अच्छे कदम है, क्योंकि जैसे दिल्ली के लिए 3100 एज आई नो अबाउट दैट, 3100 है, तो काफ़ी अच्छा कदम है ये। और ये आगे भी गवर्नमेंट का अभी जो भी कदम उठ रहा है वो सभी अच्छे हैं, वो पब्लिक के फेवर में है। वो कोई भी कदम, जैसे मान लिया कि पहले था 5000 लगता था, अब दिल्ली, पटना से दिल्ली लोग को बराबर आना जाना होता है, तो 3100 में अच्छा एयरलाइंस को भी कोई नुकसान नहीं, क्योंकि ये बढ़ जाएगा, ये बिजनेस बढ़ जाएगा। चाहे रेल यात्रा हो या सड़क का ट्रैफिक हो, बदलते समय के साथ पारंपरिक यात्रा में तालमेल बिठाने में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में विमानन क्षेत्र के लिए इस दिशा में व्यापार के अलावा विस्तार की व्यापक संभावना है। देश में अभी करीब सालाना 8 करोड़ हवाई टिकट बिकते हैं। नई नीति का लक्ष्य इसे 2022 तक 30 करोड़ तक करना है। इस नीति के लागू होने से भारतीय उड्डयन क्षेत्र में विकास और प्रतिस्पर्धा आएगी और घरेलू हवाई यात्रा सस्ती होगी। हवाई किराए की सीमा तय करने से जहां क्षेत्रीय इलाकों के बीच संपर्क बढ़ेगा, वहीं रेल के प्रथम श्रेणी के यात्रियों को एक सस्ता विकल्प मिलेगा। मैं फ़्लाइट से प्रेफर करूंगा ऑब्वियसली, बिकॉज चलो बजट में आ जाता है मेरे और मेरे को टाइम बच जाता है। ट्रेन में तो मैं कभी ट्रैवल नहीं करूंगा। भारत के विमानन बाजार की ज्यादातर कमाई घरेलू आवाजाही से ही होती है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बेहद सीमित संख्या में हैं। लिहाजा विमानन कंपनियां देश की चौहद्दी के भीतर जो लोग यात्रा करते हैं, उनकी संख्या बढ़ाकर कमाई बढ़ाना चाहती हैं। घरेलू यात्रा के लिए महंगे होते रेल टिकटों को देखते हुए अब भी ज्यादातर लोग हवाई सेवा पहली पसंद के तौर पर चुनते हैं। विमानन कंपनियों की नजर इन्हीं वर्गों पर है जो ट्रेन के पहले दर्जे में महंगे टिकट लेते हैं। अब वो कम समय और लागत पर हवाई यात्रा कर सकेंगे। Yes, that's a good sign again, because small sectors where airfares is very close to the bus fare or the rail fares, people will prefer more to travel by air, so that will increase more air booking. So obviously it's a good sign for all of us. So again, it's a nice thing to have. जानकारों का मानना है कि विमानन क्षेत्र के दिन फिरने से देश में रोजगार भी बढ़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक उड्डयन कंपनियों और आतिथ्य क्षेत्र में वैश्विक कंपनियों के निवेश से 2016 में 30 से 40% का इजाफा होगा। अकेले विमानन क्षेत्र में 60,000 से 80,000 नौकरियां उपलब्ध हो सकती हैं। वहीं अगले 10 साल में इस क्षेत्र में करीब 3.5 लाख रोजगार के मौकों के सृजन का अनुमान है। नई नीति को लेकर स्वाभाविक ही बाजार ने उत्साह दिखाया है, लेकिन घरेलू उड़ानों को किफायती बनाने की कुछ कीमत सरकारी खजाने को चुकानी पड़ सकती है। नुकसान होने की सूरत में सरकार ने 80% तक भरपाई का भरोसा दिलाया है। नवविक्रम सिंह के साथ अब्बास सैयद, राज्यसभा टीवी। एविएशन सेक्टर में सुधार की कई पहल की गई। उदारीकरण के बाद मध्य वर्ग को हवाई सेवा की तरफ आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। नई विमानन नीति से पहले भी सरकार ने इस दिशा में सुधार की कोशिश की है। आइए देखते हैं कि अब तक कौन कौन सी पहल हुई। विमानन सेवा में सुधार के लिए हाल के वर्षों में सरकार ने कई कदम उठाए।
इनमें से कुछ पर अमल हो पाया और कुछ राजनीतिक दांव पेंच में फंसकर रह गए। 1994 में सरकार ने एयर कॉरपोरेशंस एक्ट 1953 को खत्म करके एयर कॉरपोरेशंस अधिनियम 1994 को लागू किया। इसके तहत निजी कंपनियों को विमानन क्षेत्र में उतरने के लिए दरवाजा खोला गया। उदारीकरण के बाद विमानन क्षेत्र में निजीकरण का ये पहला बड़ा कदम था। इसके बाद धीरे धीरे न सिर्फ निजी कंपनियों को बल्कि विदेशी कंपनियों को भी हरी झंडी दे दी गई। 93 में एडहॉक तरीके से किया गया, सोच विचार के साथ, ये इस पर कोई शक नहीं है कि उन्होंने कहा जो दे दीजिए। इतने ऑपरेटर्स आए, वो तो फोल्ड अप भी हो गए। विजय माल्या की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो अलग से, उसकी तो अपनी गलतियाँ हैं, मगर बाकी जो आप देखते हैं 93 का, वो उसको सोच विचार के बिना एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी वो थी नहीं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बीते साल ये ऐलान किया था कि 160 आरक्षित और अनारक्षित हवाई अड्डों को फिर से जिंदा किया जाएगा। पिछले दिनों एयर इंडिया के नुकसान को देखते हुए सरकार ने 22,280 करोड़ रुपए की सहायता दी। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि इससे बेहतरी देखने को मिलेगी। 2013 में सरकार ने नागर विमानन में बदलाव के लिए बड़ा कदम उठाते हुए सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया विधेयक 2013 संसद में पेश किया। इसके तहत नागरिक विमानन महानिदेशालय की जगह नागरिक विमानन प्राधिकरण बनाने की सिफारिश की गई, यानी प्राधिकरण को समूचे उद्योग की निगरानी का जिम्मा सौंपने की बात कही गई। इसमें खास नीति बनाने की बात भी शामिल थी, लेकिन ये विधेयक लैप्स हो गया। सबसे बड़ी खामी जो भारत में है कि नीतियाँ और इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड, इस पे बहुत फासला है। क्यों? क्योंकि आपको अंग्रेज़ी में मैं समझा सकता हूँ। हमारे यहाँ बड़े अच्छे वर्टिकल्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन बड़ा अच्छा वर्टिकल है, उसके साथ एयरलाइंस हैं, मिल नहीं रहे हैं वर्टिकल्स, या साइलोज जैसे हम अंग्रेजी में कहते, साइलोज में काम हो रहा है। इससे पहले संसद की स्थायी समिति ने भी नागरिक विमानन क्षेत्र में व्यापक सुधार की बात कही थी। इस समिति की कई सिफारिशों को सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल 2013 में शामिल किया गया। नागर विमानन क्षेत्र में दबाव के कारण और इसके समाधान के लिए कई मंत्रालयों के जानकारों को मिलाकर कार्यकारी समूह का गठन किया गया। इसी समूह ने 49% FDI के फैसले पर मुहर लगाई। साथ ही मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को खत लिखकर ये अपील की कि ATF पर वैट कम करें। इसके बाद निजी कंपनियों को फायदा जरूर हुआ, लेकिन सरकारी कंपनी घाटे में जाने लगी। मॉनिटरिंग रिव्यू कमेटी नहीं रखेंगे जिनमें हेड्स होंगे एयरलाइंस के, DGCA के, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के, तो ये हर 6 महीने देखेंगे जो हमने नीति लाई है कैसे जाती। नहीं तो हमारी नीतियाँ तो बड़ी अच्छी हैं, कोई क्षेत्र देखिए फर्स्ट क्लास नीति, सारे विश्व में कहते हैं भारत की नीति बढ़, मगर ज़मीनी हकीकत देखिए नीति चालू है ही नहीं। तो इसलिए अगर आप इतना ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज ला रहे हैं तो करिए। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में उठाए गए कदमों के चलते विमानन की तस्वीर बदली है और इस वक्त दक्षिण एशिया के कुल एयरलाइंस ट्रैफिक का 69% हिस्से पर भारत का कब्जा है। जानकार मानते हैं कि अगर सही नीतियां बनाई गईं तो जल्द ही भारत दुनिया में पहले नंबर पर आ जाएगा। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में हवाई यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। भारतीय विमानन कंपनियों के लिए ये अच्छी खबर तो है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कंपनियां अब भी पीछे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत में जनसंख्या के अनुपात में सिविल एविएशन का विस्तार नहीं हो पाया। आइए देखते हैं कि यात्रियों के लिहाज से भारत दुनिया में कहां खड़ा है। अठारह फरवरी 1911 ये वो दिन था जब भारत में कॉमर्शियल एविएशन की शुरुआत हुई। इलाहाबाद से नैनी के बीच फ्रेंच पायलट हेनरी पिकेट ने जब उड़ान भरी तो हजारों लोग इसके गवाह बने। उस समय भारतीय नागरिकों ने यह सोचा भी नहीं होगा कि एविएशन क्षेत्र में भारत दुनिया के 10 देशों में शुमार हो जाएगा। जैसे जैसे भारतीयों की कमाने की क्षमता बढ़ी, लोग बैलगाड़ी से बस, बस से रेलगाड़ी और रेलगाड़ी से हवाई जहाज की कुर्सी पर आरामदायक सफर करते नजर आए। धीरे धीरे हवाई सफर मध्य वर्ग की जेब के दायरे में आ गया। कारण ये है कि एक तो समय भी बच जाता है, दूसरा क्या होता है कि सस्ता भी हो गया है।
इसके वजह से हम लोग करते हैं। दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि अगर समय बचा तो समय का सदुपयोग अगर दूसरे काम में होता है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है। और ये तो समझिए कि इतनी सारे एयरलाइंस आ गए, इस वजह से टिकट भी सस्ता हो गया तो लोग चढ़ने भी लगे। अप्रैल 2016 में जारी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू यात्रियों के मामले में लगातार 13वें महीने भारत दुनिया में अव्वल रहा। अप्रैल के महीने में भारत में घरेलू यात्रियों की संख्या में 21.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि दुनिया में यह आंकड़ा महज 4.1% रहा। यही नहीं, लगातार 20 महीने से भारत में घरेलू यात्रियों की तादाद में दोहरे अंक की बढ़ोतरी हुई है। इस वक्त देश में हर महीने 80 लाख से ज्यादा घरेलू यात्री हवाई सेवा का इस्तेमाल करते हैं। 2015 में कुल 8 करोड़ 10 लाख यात्रियों ने हवाई सेवा का इस्तेमाल किया। उम्मीद की जा रही है कि 2017 तक ये आंकड़ा बढ़कर 10 करोड़ पार कर जाएगा। जनवरी 2016 में भारत के हवाई अड्डों पर 1,56,048 जहाजों की आवाजाही हुई, जो जनवरी 2015 के मुकाबले करीब 16% ज्यादा है। यही नहीं, इस वक्त भारत दुनिया में 5वां सबसे तेजी से बढ़ने वाला एविएशन बाजार है। यहाँ हर साल 27 करोड़ नए यात्री जुड़ रहे हैं। लिहाजा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2020 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा और 2030 तक दुनिया में पहले नंबर पर आ जाएगा। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में भारतीय एयरलाइंस को 8,100 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। जितना ट्रैवल करने की ज़रूरत लोगों को बढ़ती है वो उस पर निर्भर है कि जितना इकोनॉमी को क्या है प्रॉस्पेरिटी है अच्छी तरह से चलती है। अगर ग्रोथ अच्छी से ऊपर जाती है तो सिविल एविएशन मार्केट भी बढ़ जाएगी, उसमें ज़्यादा फोकस होना चाहिए। पिछले कुछ सालों की तुलना करें तो यात्रियों की संख्या के लिहाज से आंकड़े उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। 2009 में 5 करोड़ 44 लाख घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों ने यात्रा की। 2010 में ये संख्या 6 करोड़ 33 लाख हो गई। 2011 में कुल 7 करोड़ 39 लाख यात्रियों ने हवाई सफर किया, जबकि 2012 में इसमें गिरावट दर्ज की गई और ये संख्या घटकर 7 करोड़ 21 लाख रह गई। लेकिन 2013 में इसमें फिर से बढ़ोतरी हुई और इस साल 7 करोड़ 53 लाख यात्रियों ने हवाई सेवा का इस्तेमाल किया। यात्रियों की संख्या के लिहाज से भारत हाल के वर्षों तक कई देशों से पीछे था। 2014 में भारत चीन और रूस से पीछे रहा, लेकिन अप्रैल 2016 का आंकड़ा देखें तो भारत में 21.8% की बढ़ोतरी दर्ज हुई, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। जबकि इसी दौरान चीन में 9.5% और रूस में महज 1.9% की बढ़ोतरी ही हो पाई। जानकार मानते हैं कि भारत में जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है, अगर उस अनुपात में एविएशन सेक्टर का विस्तार हो तो हम दुनिया में एविएशन के सबसे बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय में बहुत सारे देश है जो बड़ा फिजिकली बड़ा देश है, जैसे कनाडा जो है, जो यूएसए हैं, वो बड़ा दे आर वेरी रिच कंट्रीज ऑल्सो ना। हाँ, बहुत पैसे हैं उनके पास हज़ारों 6,000 के करीब एयरपोर्ट है यूएसए में। हमारे पास बहुत सैकड़ों में है हमारी एयरपोर्ट, और उनमें से बहुत सारे चालू नहीं है, फंक्शनल नहीं है। तो एयरपोर्टों की संख्या बढ़ाना चाहिए। भारतीय उद्योग संगठन CII के मुताबिक एविएशन सेक्टर में 2020 तक भारत दुनिया की 3 बड़ी शक्तियों में शुमार हो जाएगा। इसके पीछे कई बुनियादी वजह भी दिखती है। नई सरकार में जिस तरह से व्यापार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उससे विमानन कंपनियां उत्साहित हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय और जीवन शैली में लगातार इजाफा भी यात्रियों को हवाई सफर की सहूलियतें दे रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि सस्ती विमानन कंपनियों में यात्री ज्यादा सफर कर रहे हैं। नवविक्रम सिंह के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। देश में इस वक्त कई हवाई पट्टियां और हवाई अड्डे हवाई जहाजों की लैंडिंग का इंतजार कर रहे हैं।
नई नागरिक उड्डयन नीति में बंद पड़े हवाई अड्डों के विकास के लिए कई कदम उठाने की बात कही गई है। सरकार के मुताबिक ऐसे हर एयरपोर्ट पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च कर उन्हें चालू हालत में लाने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इस वक्त ऐसे कितने एयरपोर्ट और पट्टियां मौजूद हैं और वो किन हालातों में मौजूद हैं। जब इंदिरा गांधी आयल तो हम लोग लड़का घूमे आई समझ गया, देखी तो बहुत भीड़ रहे। उसके बाद जब नेता ना भीड़ लागल। बिहार के गोपालगंज के सबैया में रहने वाले रमेश प्रसाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के वक्त को याद कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कैसे उस वक्त इंदिरा गांधी का हवाई काफिला सबैया हवाई पट्टी पर उतरा था। आसपास के रहने वालों को उम्मीद थी कि अंग्रेजों के जमाने में बनी यह हवाई पट्टी एक दिन हवाई अड्डे का रूप धर लेगी, लेकिन वो आज भी कभी आसमान को देखते हैं तो कभी जर्जर हो चुकी इस हवाई पट्टी को। 2 दशक हुआ यहाँ जहाज अब नहीं उतर रहा है। यह एयरपोर्ट एकदम टूटा हुआ है, एकदम जर्जर अवस्था में हो गया है। जो हेलीपैड है वो एकदम जर्जर अवस्था में आ गया है और यहाँ के जो अगल बगल जो उसका जमीन है उस पर लोग अतिक्रमण कर लिए, खेती कर रहे हैं। देश में सबैया जैसी छोटी बड़ी कई महत्वपूर्ण हवाई पट्टियां आज भी हवाई जहाजों के उतरने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन सरकारी नीतियों में जगह पाने से वो कोसों दूर हैं। अब जरा दूसरी तरफ नजर दौड़ाइए। शिमला की हसीन वादियों के बीच से होता हुआ ये जहाज शानदार हवाई अड्डे पर उतर जाएगा। लेकिन आप ये जानकर शायद हैरान हो जाएंगे कि गोपालगंज की सबैया हवाई पट्टी और शिमला के आधुनिक रनवे में एक बड़ी समानता है। शिमला रनवे पूरी तरह से विकसित होने के बावजूद बंद पड़ा हुआ है। देश में विमानन क्षेत्र नई शक्ल अख्तियार करने की तैयारी में है। सरकार का लक्ष्य देश को दुनिया के सबसे बड़े 3 उड्डयन बाजारों की श्रेणी में लाने का है, लेकिन इस कवायद को देश में बंद पड़े हवाई अड्डे मुंह चिढ़ा रहे हैं। देश में इस वक्त करीब 476 हवाई अड्डे और हवाई पट्टियां हैं, जिनमें से 125 का संचालन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI के हाथ में है। लेकिन इनमें बड़ी तादाद ऐसे हवाई अड्डों की है जो फिलहाल संचालित नहीं हो पा रहे हैं। राज्यसभा में नागर विमानन मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस वक्त देश में कुल 24 हवाई अड्डे ऐसे हैं जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI के तहत आने के बावजूद बंद पड़े हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 6 बंद हवाई अड्डे महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद राजस्थान और पंजाब का स्थान है, जहां 3-3 हवाई अड्डे बंद पड़े हुए हैं। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 2-2 हवाई अड्डों में विमानन सेवाएं चालू नहीं हो पाई हैं, जबकि दिल्ली, हिमाचल, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल का एक हवाई अड्डा संचालित नहीं है। इसके अलावा सरकार ने ऐसे करीब 30 और अड्डों और पट्टियों की सूची भी तैयार की है, जहां विमानन गतिविधियां बंद पड़ी हुई हैं। सरकार के मुताबिक ये सभी हवाई अड्डे तकनीकी तौर पर संचालन के लिए विकसित किए जा चुके हैं, लेकिन यहाँ से विमानन सेवाएं संचालित नहीं हो पा रहीं। बीते 2 साल में इन हवाई अड्डों पर सरकार करीब 600 करोड़ रुपए भी खर्च कर चुकी है। जाहिर है संचालन न होने से इसका वित्तीय बोझ सरकारी खजाने पर ही पड़ रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मौजूदा संचालित हवाई अड्डों में से कई ऐसे हैं जो पर्यटकों और सवारियों को आकर्षित करने में नाकाम रहे हैं। हालात ये हैं कि देश का विमानन क्षेत्र दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों के हवाई अड्डों की कमाई पर ही ज्यादा टिका हुआ है। जानकारों के मुताबिक इन हवाई अड्डों में विमानन संचालित न होने के पीछे बड़ी वजह केंद्र, राज्य सरकार और विमानन कंपनियों के बीच तालमेल की कमी है। विमानन कंपनियां अपने लिए मुनाफा सुनिश्चित करना चाहती हैं, जो उन्हें छोटे शहरों से नहीं मिल रहा। ऐसे में सरकार और विमानन कंपनियों को छोटे शहरों में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेहतर, व्यवहारिक और पेशेवर मॉडल के साथ आगे आना होगा। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। तो विशेष में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।